अब हम अभ्यास 5B कक्षा 6 गणित के सवालों को हम सॉल्व करेंगे। देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल है कि बीजीय गणित के रूप में लिखिए। पहला सवाल में लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को बीज गणित के रूप में लिखिए। तो बीज गणित का मतलब होता है, पहला सवाल का इसमें लिखा है 6 और x का योगफल। तो इसको बीज गणितीय रूप में लिखना है। अभी हमारा शाब्दिक रूप में लिखा है, तो बीज गणितीय रूप में कैसे होगा कि जो योगफल का मतलब होता है जोड़, है ना। तो इसका मतलब 6 और x का जोड़, तो 6 धन x, ये हमारा बीज गणितीय होगा, क्योंकि इसमें संख्या का भी प्रयोग किया गया और बीज का प्रयोग हुआ, यानी बीज माने x। अब हम दूसरा इसी का देखेंगे। इसी का दूसरा है x में से 7 घटाने पर शेष। x में से 7 घटाने पर शेष बताना है। तो घटाने का मतलब क्या होगा, ऋण चिन्ह। तो ऋण चिन्ह करना है तो क्या लिखेंगे बीजीय के रूप में, क्या हो जाएगा, x में से 7 घटा दीजिए, है ना। तो x कोई संख्या होगी जो हमको पता नहीं, तो उसको ऐसे ही बीजगणितीय रूप में लिख देते हैं। तीसरा सवाल है इसी का। तीसरा में x का 5 गुना, x का 5 गुना। गुना का मतलब होता है गुणा, यानी कि हमें क्या करना है, कोई संख्या जैसे 2 का 5 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 2 गुणित 5 यानी 10। तो ऐसे ही x का 5 गुना, तो x गुणित 5, तो 5x लिख देते हैं इसको, यानी कि गुणा का चिन्ह इनके बीच में रहता है, दिखता नहीं है। 5x का मतलब है कि 5 और x का, यानी कि ये बीज का और संख्या का गुणा हुआ है। अगर संख्या होती तो गुणा कर दिए होते, और संख्या है नहीं तो इसको बीज को ऐसे ही लिख देते हैं। अब चौथा इसी प्रश्न नंबर, x का 1/3, x का 1/3, x का 1/3। तो x का 1/3 का मतलब किसी भी पार्ट का तीसरा भाग, है ना। तो 1/3 का मतलब हो गया x गुणित 1/3, यानी कि x/3। अगर वो 3 गुना बोलते तो 3 का गुणा, अगर तिहाई की बात की जाए तो इसका मतलब है उसमें भाग देना है, तो इसका मतलब हो गया। तो अभी हमने प्रश्न नंबर 1 देखा है, हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। फिर इसी का वर्ग का, इसी का दूसरा सवाल, इसी में वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तीसरा है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। चौथा इसी में लाभ जो है वो विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो। अब ये जो हमारे पास 4 सवाल हैं, इनको हमको प्रश्न नंबर 2 में इनको हमें किसके द्वारा प्रदर्शित करना है, संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाएं, यानी कि जो संख्याएं हैं और कोई बीज होंगे, यानी कि कोई अक्षर होंगे, और उसमें मूल संक्रिया यानी कि धन और ऋण, गुणा, भाग के चिन्हों के द्वारा हमको उसमें लगाना पड़ेगा। चलिए हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ये देखा था कि पहला प्रश्न था, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का 2 गुना होता है। वृत्त का मतलब होता है ऐसी आकृति होती है, यानी कि इसका केंद्र यहां पर होता है बीच में। व्यास क्या होता है, व्यास त्रिज्या का वो कह रहा है 2 गुना है, ये हमारी त्रिज्या होती है, ये भी त्रिज्या है, और यहां से लेकर के यहां तक ये आपकी क्या हो गया, ए से बी बिंदु ऐसे मिला देंगे, पूरी रेखा जो बनेगी आपकी,
तो उसको हम बोलते हैं ये जीवा, और जीवा ही ये सबसे बड़ी जीवा वृत्त की व्यास कहलाती है। तो इस वो कह रहा है कि वृत्त का व्यास जो त्रिज्या का 2 गुना है, अगर मान लीजिए त्रिज्या का 2 गुना है तो वृत्त का, इसको लिख सकते हैं वृत्त का जो व्यास है, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। ठीक है, यही तो बोल रहा है। अब व्यास को अगर हम को डायमीटर बोलते हैं अंग्रेजी में, इसलिए इसको हम डी से प्रदर्शित कर देते हैं। तो डायमीटर को अगर हम डी से प्रदर्शित करते हैं और त्रिज्या को अंग्रेजी में बोलते हैं रेडियस, इसलिए इसको हम आर से प्रदर्शित कर सकते हैं, आर, यानी कि डी बराबर 2r। जहां पर हम क्या देख रहे हैं, डी क्या है, वृत्त का व्यास है। डी क्या है, डी जो है वृत्त का व्यास के लिए हमने प्रयोग किया है, और आर वृत्त की त्रिज्या के लिए प्रयोग किया है। किसके लिए प्रयोग किया है, त्रिज्या के लिए, है ना। तो इसलिए अभी हमने वृत्त ये दूसरे का पहला सवाल सॉल्व किया है, हम दूसरा सॉल्व करते हैं। अब हम देखेंगे दूसरे का, जो दूसरा सवाल था क्या था, वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। इसको हमें क्या करना है, संख्याओं, बीजों तथा मूल संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे पहले तो वर्ग लिखा है, तो वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग जिसकी चारों भुजाएं, ऐसी आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, लेकिन ये चारों भुजाएं कैसी होती हैं, मान लीजिए ए बी सी डी, ये चारों भुजाएं वर्ग में क्या होगी, बराबर होंगी, है ना। और यहां पर 90 अंश का कोण बनता है, 4 भुजाएं हो 90 अंश के कोण भी बने कोने पे, तब उसे हम वर्ग बोल देंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए, तो वर्ग का परिमाप का मतलब होता है इसके यहां से चलेंगे ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए तक आ जाएं, यानी कि उसकी चारों भुजाओं का एक चक्कर लगाएं तो पूरा वहीं पर पहुंच जाए, तो जितना उसका, उसे बोलते हैं परिमाप। परि माने चारों तरफ, माप माने उसकी लंबाई, तो चारों तरफ की जो लंबाई होती है उसको हम बोलते हैं परिमाप। अब वो ये कह रहा है कि वर्ग का परिमाप जो है, यानी कि वर्ग का परिमाप जो है वो क्या है, उसकी एक भुजा का 4 गुना है। तो 4 गुणित 1 भुजा, है ना, 4 गुणित 1 भुजा का 4 गुना हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमको क्या करना है, बीजों के द्वारा प्रदर्शित करना है इसको। अगर हम मान लीजिए परिमाप को हम s मानते हैं और एक भुजा को x मान लेते हैं, तो हमारा s बराबर 4x हो जाएगा। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, जहां s क्या है, वर्ग का परिमाप है, और x किसके लिए प्रयोग किया गया है, x वर्ग की एक भुजा है ना। अगर एक भुजा है x है, ये वाली x है, तो ये भी x होगी, ये भी x होगी, तो ये भी x होगी। और परिमाप का मतलब होता है पूरी भुजाओं का योग, उसकी आकृति के चारों, परि माने चारों तरफ, माप माने लंबाई उसकी, तो जितनी चारों भुजाओं के योग कर देंगे वही उसका परिमाप कहलाएगा। ठीक है, अब हम दूसरे का तीसरा प्रश्न, अब ये प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा प्रश्न है कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई तथा चौड़ाई का गुणनफल होता है। इसको हमें क्या करना है, संख्याओं, बीजों और मूल संख्याओं के द्वारा क्या करना है, व्यक्त करना है की सहायता से। तो इसमें क्या लिखा है, अब आयत क्या होता है, सबसे पहले तो आयत समझते हैं। आयत में क्या होता है, 4 भुजाएं होती है। ठीक है, अभी हमने वर्ग देखा था तो उसमें भी 4 भुजाएं थी, तो ए बी सी और डी।
अगर ये चार भुजाएं हैं, लेकिन इसमें क्या होगा कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर, यानी कि ए बी बराबर सी डी और ए डी बराबर बी सी होगी। लेकिन ये चारों भुजाएं बराबर आयत में नहीं होती है, वर्ग में होती है। दूसरी बात ये होती है कि इसके कोने पर देखो क्या होंगे, कोण 90 अंश के होते हैं, और इसके जो विकर्ण होंगे ये वाले, ये भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, तो हम बोलेंगे उसे आयत। अब बात आती है कि आयत का क्षेत्रफल। प्रश्न के अनुसार कह रहा है कि आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जो है वो किसके गुणन के बराबर है, लंबाई और उसकी चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो यहां लंबाई गुणित चौड़ाई लिखेंगे, ठीक है, चौड़ाई। अब हम अगर आयत का क्षेत्रफल को, अगर हम क्षेत्रफल को बोलते हैं एरिया, है ना, इंग्लिश में एरिया बोलते हैं। अगर इस क्षेत्रफल को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और लंबाई को अगर मान लीजिए हम एक्स मान लेते हैं और चौड़ाई अगर वाई है, लंबाई अगर एक्स है और चौड़ाई वाई है, तो हमारा क्षेत्रफल ए बराबर एक्स वाई हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ए बराबर एक्स वाई। और यहां पर लिख देंगे हमने ए किसको माना है, जहां ए क्या है, आयत के क्षेत्रफल के लिए प्रयोग किया है, आयत का क्षेत्रफल है, और एक्स क्या है, एक्स आयत की लंबाई के लिए हमने प्रयोग किया है, और वाई आयत की चौड़ाई के लिए प्रयोग किया गया। बस, क्योंकि इसमें तो दिया ही है, उसको आप बस ऐसे लिख करके उसके लिए आपने को बीज का प्रयोग करना है। यहां जो देखो ये गुणा का चिन्ह है, तो ये मूल संक्रिया होती है गणित की। एक्स और वाई क्या है, बीज है ना। तो इस प्रकार से हमने अभी प्रश्न नंबर दूसरे का तीसरा सवाल सॉल्व किया। हम प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा सवाल सॉल्व। अब हम देखेंगे जैसे प्रश्न नंबर दूसरे का चौथा क्या लिखा है इसमें, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है, जबकि विक्रय मूल्य जो है क्रय मूल्य से अधिक हो। क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं और लाभ किसे कहते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं। यानी कि क्रय मूल्य का मतलब ये होता है, क्रय माने होता है खरीदना, कोई चीज को जिस मूल्य पर आपने खरीदी है उसे हम बोलते हैं क्रय मूल्य, ठीक है, व्यापार की भाषा में। और खरीदने के बाद जिस मूल्य पर आप बेच रहे हैं, जैसे व्यापारी क्या करते हैं, पहले माल को खरीदते हैं, फिर दुकान में लाते हैं, खरीदने के बाद फिर क्या करते हैं, उसको बेचते हैं, है ना। तो बेचने पर क्या करते हैं, वो अपना कुछ जोड़ लेते हैं, किराया भाड़ा मेहनताना दुकान का खर्चा, तो वो सब जोड़ लेते हैं उसी में। तो जोड़ने के बाद मूल्य, विक्रय मूल्य क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए 100 रुपए में कोई चीज खरीदी और 110 रुपए में उसे बेच दी, तो दुकानदार को कितना लाभ हो गया, 10 रुपए का, है ना, क्योंकि 100 में खरीदी थी उसने। तो जितने रुपए में खरीदता है दुकानदार उसे बोलते हैं क्रय मूल्य, और जितने रुपए में वो बेचता है उसको बोलते हैं हम विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य से अगर हम जो उसने खरीदा था वो मूल्य घटा देते हैं, तो वो आ जाता है फिर हमारा कितना लाभ हुआ है। बात समझ आ रही है। अगर मान लीजिए विक्रय मूल्य कम हो और क्रय मूल्य अधिक हो, जैसे मान लीजिए 100 रुपए में आपने कोई चीज खरीदी और 80 रुपए में आपने बेच दी, तो आपको क्या होगा, लाभ हुआ कि हानि हुई, हानि हुई, क्योंकि आपका जो विक्रय मूल्य था वो 100 रुपए था और विक्रय मूल्य क्या होगा आपका कम हो गया, यानी कि 80 में, तो 20 रुपए का आपको घाटा हो गया। तो जो घाटा होता है उसी को बोलते हैं हानि। इसमें इसलिए कहा गया है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक है, यानी कि उसे
ने बेचा अधिक मूल्य पर है। तो जैसे अब देखो, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, इसको हल करते हैं। हल करने में क्या होगा, लाभ जो होगा, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य से, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का जो अंतर है, अंतर के बराबर लाभ, यानी लाभ कह रहा है ना, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। कब होता है, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, तो विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य घटाएंगे, तब अंतर समझ में आएगा। अब यहां लाभ को हम बोलते हैं इंटरेस्ट, अंग्रेजी में क्या क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। तो इंटरेस्ट का मतलब होता है, उसका पहला अक्षर आई से स्टार्ट हो रहा है, तो हम वो जो अक्षर लेते हैं उसी को कहते हैं बीज, तो इसको हम बोलते हैं आई, ठीक है। और विक्रय मूल्य को अंग्रेजी में बोलते हैं सेलिंग करना, सेल करना किसी, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को हम बोले, पहला अक्षर क्या है एस, तो उसको हम ले लेते हैं एस से, ठीक। क्रय मूल्य को हम कास्ट प्राइस बोलते हैं, जो उसकी आपकी कीमत थी, उसकी मूल्य, उसको बोलते हैं सी। तो ऋण का चिन्ह लगा या सी, ये हो जाएगा सी। तो हमारा जो बीजीय रूप में और यहां पर ये ऋण चिन्ह लगाया, ये मूल संक्रिया कौन सी हो रही, घटाव वाली, क्योंकि 4 संक्रियाएं होती है, गुणा भाग जोड़ घटाव। तो इसमें ऋण चिन्ह लगा है तो हमारी घटाव की संक्रिया है, यानी कि यहां संक्रिया का भी प्रयोग हुआ। यहां पर हमने जो यहां पर अक्षर लिए एस सी आई, तो ये हमारे बीज हैं, ठीक, ये बीज हो गया। तो इस प्रकार से हमने ये फॉर्मूले के रूप में इसको लिख सकते हैं। इतना बड़ा शब्दों में ना लिख करके इसको संकेत के रूप में लिख लेते हैं, आई बराबर एस माइनस सी। तो आई किसके लिए हमने प्रयोग किया, लाभ के लिए। तो आई हमारा प्रदर्शित कर रहा है, आई प्रदर्शित करता है, आई जो है प्रदर्शित करता है किसको, लाभ को, है ना, लाभ को प्रदर्शित कर रहा है। एस किसको प्रदर्शित करेगा, विक्रय मूल्य, एस जो है विक्रय मूल्य के लिए हमने प्रयोग किया है। और सी किसके लिए हमने प्रयोग किया है, क्रय मूल्य के लिए। किसके लिए किया है, क्रय मूल्य के लिए। तो इस प्रकार से हम इसको लिख देंगे, आ जाएगा। अब हम चलते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 30। अब हम देखेंगे तीसरे का अभ्यास 5B का तीसरे का ए सवाल। क्या लिखा है इसमें, एक टोकरी में 50 आम है, यानी कि हमारे पास, इसको हल देखेंगे, हल कैसे करते हैं कि एक टोकरी में, एक हमारे पास ऐसी टोकरी है, उसमें ये इस प्रकार के 50 आम इसमें रखे हुए है ना, इस प्रकार का आम रखे हुए इसमें 50 हैं, ऐसे मान लीजिए। कितने हैं, 50। दूसरी टोकरी में हमको पता नहीं है कि कितने आम हैं, वो कह रहा है एक्स आम है। कितने हैं इसमें, एक्स आम है। इसमें कितने हैं, 50 आम। अब वो ये पूछ रहा है कि दूसरी टोकरी में एक्स आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी से कितने आम अधिक हैं, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। पहली टोकरी का पूछ रहा है, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं। पहली टोकरी के लिए पूछ रहा है, अगर वो दूसरी टोकरी के लिए पूछता तो दूसरी में से घटा देते। अगर वो पहली टोकरी में पूछ रहा है दूसरे से कितने अधिक है, तो दूसरे वाले को घटा देंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, तो लिखेंगे पहली टोकरी में, पहली टोकरी में, टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आम, अधिक आमों की संख्या कितनी है ना, आमों की संख्या पूछ रहा है। तो आमों की संख्या हो जाएगी 50 ऋण एक्स। कितनी हो जाएगी, 50 ऋण एक्स, क्योंकि दूसरी टोकरी में से पहली टोकरी के हम आम घटा देंगे, ठीक है। इतने आम होंगे, कितने होंगे, इतने आम अधिक होंगे उसमें।
चलिए अब सीखते हैं तीसरे का बी। तीसरे का बी है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं। जैसे तुम आपके विद्यालय में 100 छात्र हैं मान लीजिए, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, यानी कि आए नहीं घर से, यानी कि अब्सेंट हो गए। तो उपस्थित छात्रों की संख्या ज्ञात करो। जैसे आपके विद्यालय में मान लीजिए 50 छात्र हैं, उसमें से 10 छात्र आए नहीं, तो विद्यालय में कितने छात्र आ गए? 40। कैसे पता चला? जो हमारी टोटल संख्या थी उसमें से जो नहीं आए उनको घटा दिया, तो आने वाले पता चल गया। उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक विद्यालय में इस सवाल को हल करेंगे कि एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हुए, यानी कि वो आए नहीं। तो अब उपस्थित कितने हो गए? मान लो x माने पता नहीं कितनी संख्या है, x तो बीज है, और बीज क्या करता है, जो हमको पता नहीं होता उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो उपस्थित छात्रों की संख्या क्या होगी? तो इसमें हम लिखेंगे विद्यालय में कुल छात्र कितने हैं? विद्यालय में कुल छात्र जो हैं 100, ठीक है। अनुपस्थित छात्र कितने हैं? अनुपस्थित छात्र कितने हो जाए हैं? x। अब उपस्थित, विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या कितनी होगी? विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या, छात्रों की जो संख्या होगी क्या होगी? जो टोटल में से जो नहीं आए उनको घटा देंगे, यानी कि 100 ऋण x। इतने छात्र हमारे क्या होंगे? विद्यालय में उपस्थित होंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर चौथा सीख। ये अभ्यास 5 बी का चौथा सवाल। संलग्न चित्र में, ये चित्र उसमें दिया गया है किताब में, आयत की आसन्न भुजाएं, यानी कि जिनसे आयत बना हुआ है, x मीटर है और y मीटर है। तो आयत का परिमाप बताओ। तो आयत का परिमाप, परि माने हमने क्या बताया था, उसके चारों तरफ, माप माने उसकी लंबाई, है ना, उसकी जितनी लंबाई है। तो इसका मतलब हुआ आयत को हमको पता है, आयत किसे कहते हैं? जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यानी तो अगर ये x मीटर है तो यहां भी ये x मीटर होगा, अगर ये y मीटर है तो ये वाली भी क्या होगी? ये भी y मीटर होगी, है ना। अब इसका परिमाप आप देखेंगे। तो आयत का परिमाप यहां लिखेंगे हल। तो आयत का परिमाप क्या होगा? इन भुजाओं का योग, जितनी भुजाएं हैं इसमें कितनी भुजाएं? 4। तो चारों भुजाओं का योग जोड़ो, यहां से ये वाला x, फिर धन ये y, फिर धन ये x, फिर धन ये y। यहां से चले थे, ऐसे गए यहां तक, फिर यहां आए, फिर यहां आए, फिर यहां, तो एक चक्कर लग गया। तो x धन y धन x फिर y। तो क्या मिल रहा हमें? एक x ये है, एक x ये है, तो ये हो जाएगा 2x, ये y एक और y, तो हो गए 2y। तो इतने मीटर जो होगा हमारे आयत का, जो हमको दिया गया है वो परिमाप होगा। तो आयत का परिमाप कितना हो गया? 2x धन 2y मीटर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5वां। अभ्यास 5b का 5वां प्रश्न क्या है कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है। एक गुब्बारा x पैसे में आता है, तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य कितना होगा, है ना। जब एक का मूल्य आपको पता हो और ज्यादा का पूछा जाता है तो क्या करते हैं? गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा। जैसे कहा जाए कि एक पेन 2 रुपए का है, तो 12 पेन कितने रुपए की होंगे? एक पेन आपने 2 रुपए में खरीदा, ऐसे ही 12 पेन खरीदना है तो क्या रुपए में खरीदेंगे? 24, 12 दूनी 24 रुपए में। तो क्या किया हमने? गुणा किया। उसी प्रकार से
अगर एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे है, माने x का मतलब कुछ भी पैसा हो सकता है, 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए कुछ भी हो सकता है उस गुब्बारे का मूल्य, तो x पैसे है, तो x पैसे अगर है तो ऐसे 12 गुब्बारों का मूल्य बताना है। तो एक गुब्बारे का मूल्य लिखेंगे यहां हल लिखने के बाद लिखेंगे एक गुब्बारे का मूल्य जो है यानी कीमत कितना है, x पैसे है, ठीक है। तो 12 गुब्बारों का जो मूल्य है वो कितनी होगी, ज्यादा होगी, तो क्या होगा x गुणित 12 यानी कि 12x पैसे, क्योंकि पैसे में दिया, अगर रुपया दिया होता तो रुपए में लिखते, क्योंकि पहले 10 पैसे 5 पैसे चलते थे, तो 5 पैसे का 10 पैसे का आता भी था गुब्बारा, अब आता है 1-2 रुपए का, है ना। चलिए तो हम सीखते हैं प्रश्न नंबर 6वां प्रश्न। 5B का क्वेश्चन नंबर 6वां है, कक्षा में x विद्यार्थी है, x का मतलब कुछ भी हो सकते हैं, 10 20 50 जो भी हो, क्योंकि x एक क्या है, बीज है, अक्षर संख्या है। कक्षा में x विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं, कक्षा में कितनी बालिकाएं, है ना। जैसे कहा जाए कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं और 1/4 बालिकाएं हैं उसमें, तो 1/4 का मतलब 100 का चौथा भाग, तो कितनी हो जाएंगी, 4 से आप भाग दे दीजिए, क्योंकि चौथाई भाग है ना, तो 4 से 100 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 25। तो इसका मतलब 25, हमको 100 संख्या पता थी इसलिए हमने 4 से भाग दे दिया, तो हमारे पास संख्या आ गई 25 बालिकाएं थी। लेकिन इसमें हमें संख्या नहीं पता है, कक्षा में x विद्यार्थी है, तो x कुछ भी हो सकते हैं, तो क्या करेंगे, जैसे उसमें हमने भाग दिया था इसमें भी भाग देना पड़ेगा, है ना। तो लिखेंगे हल लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, विद्यार्थियों की संख्या, कुल संख्या आपकी x है। अब बालिकाएं कितनी है कक्षा में, 1/4, है ना। तो कक्षा में बालिकाएं कितनी होंगी, बालिकाओं ऐसे लिख सकते हैं, बालिकाओं की संख्या कितनी होगी, इसका जो संख्या है उसकी 1/4 माने 1 गुणित 1/4 यानी कि x/4 इतनी होंगी, ठीक है। चलिए अब सीखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभ्यास 5B का 7वां प्रश्न में क्या है कि एक चित्र भी बना हुआ है उसमें इस तरीके का, और ये क्या है, वो कह रहा है ये वर्ग है, क्या है, वर्ग। तो संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा a सेंटीमीटर है, माने a सेंटीमीटर ये भी है, ये सेंटीमीटर ये भी है, तो वर्ग का परिमाप बताओ। अभी हमने पहले प्रश्न में पहले देखा था आयत का परिमाप, अब हमने निकालना है वर्ग का परिमाप। तो परिमाप चाहे वर्ग का हो चाहे आयत का हो, चाहे 4 भुजा आकृति का हो चाहे जिसका हो, तो परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ, माप माने उसकी लंबाई, पूरी चारों तरफ की जितनी भी भुजाएं सबको जोड़ दो, है ना। तो उसमें क्या करना है, वर्ग दिया है, तो वर्ग में हमको पता है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है ना। अगर ये भुजा a सेंटीमीटर है तो ये वाली भुजा भी a सेंटीमीटर होगी, और ये a है तो a भी, यानी कि चारों भुजाएं वर्ग की क्या होगी, बराबर होती है, यानी कि समान होती है। अब हमें वर्ग का परिमाप निकालना है, तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, चारों भुजाओं का योग, 4 भुजाएं होती हैं, चारों भुजाओं का योगफल,
है ना, योगफल करेंगे। तो योगफल माने जोड़ो, तो कितनी हो जाएगी, ए धन ए धन ए धन ए, है ना। तो कितनी हो गई ये, ए 4a, और ये किसमें है, सेंटीमीटर। तो ये 4a सेंटीमीटर हमारा वर्ग का परिमाप हो गया। ठीक है, तो अभी हमने बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम